अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, today inshallah we will discuss fundamental of financial accounting mock session. As you know that कि हमारा पेपर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, 70% MCQs होते हैं और 30% MPQs। MCQs इतना इशू नहीं होता क्योंकि MCQs में आपको कुछ लिखना नहीं होता। MCQs में सिंपल यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन वो आप रफ पेज पे करते, सिस्टम पे आप कोई वर्किंग नहीं करते। सिस्टम पे आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा होता है और उस सवाल को रीड करके अगर वो थ्योरेटिकल है तो वेरी स्ट्रेट आप उसको आंसर दे देते, टिक कर देते करेक्ट आंसर। और अगर वो प्रैक्टिकल भी है, लाइक कोई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है, लाइक कोई बैड डेट्स की कैलकुलेशन है, लाइक आपकी कोई डबल एंट्री पूछी है उसने, तो उसको आप रफ शीट आपको मिलती है एग्जाम हॉल में, आप वहां पे रफ शीट पे उसको अटेम्प्ट करके आंसर सिलेक्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज इतना बड़ा इशू नहीं होता। इशू एमटीक्यू साइड पे बाज दफा स्टूडेंट को आता है, तो मैंने कहा था आज जो मैं क्लास लूंगा उस पर मेरा मेजर फोकस किस पे होगा, एमटीक्यूज, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन। और आप ये देख रहे हैं नाज़रीन, मैंने स्क्रीन पे इस वक्त कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे और डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, ये वाले एमटीक्यू सेक्शन बी आपका जो सिलेबस का था पार्ट वहां से आते। सेक्शन सी में फाइनल अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज यू नो दैट के वी हैव लिमिटेड टाइम बिकॉज अब आपके पेपर भी बिल्कुल करीब है और आप लोगों को तैयारी भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, तो इंशाल्लाह आपने अगर मेहनत की है ड्यूरिंग सेशन तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। अब हम अपने इस मॉक सेशन को कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि हम जो मॉक सेशन के क्वेश्चन हैं वो मैंने कॉपी किए, उनके फॉर्मेट कॉपी किए। हम उन क्वेश्चन को रीड करके मैं जस्ट आपको एक आइडिया दूंगा कि हाउ टू गिव द आंसर। सबसे पहले मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैंने अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ कॉपी किए थे तो मैं देख लेता हूँ। डेप्रिसिएशन का सवाल जो था हमारे पास वो बेसिकली मॉक सेशन में ये सवाल डेप्रिसिएशन का है और मैं यहाँ ऊपर लिख भी देता हूँ हेडिंग, ताकि जब मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन का ये सवाल जो है ना, ये बेसिकली बड़ा स्ट्रेट सवाल एक मॉक सेशन में नजर आता है। जुलाई 1, 2017 बिलाल इंटरप्राइजेस ने एक मशीन इंपोर्ट की है 12 लाख रुपए की। साइट प्रिपरेशन 1,25,000 रुपए, एडमिन जर्नल ओवरहेड 90,000 रुपए, 175,000 स्पेंड ऑन इनबाउंड फ्रेट एंड हैंडलिंग, कंपनी इनकर्ड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 55,000। अच्छा, ये डेटा जो पहले पैराग्राफ में आपको दिया गया है ये है रिगार्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन। हमने जब डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा था, खासतौर पे एक सवाल मैं अक्सर कहता हूँ फार्मा लिमिटेड वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो, ठीक है ना, उस पर भी कॉस्ट की कैलकुलेशन है। तो कॉस्ट की कैलकुलेशन में हमारे पास जो डेटा दिया जाता है उस डेटा को हम, कॉस्ट का जो डेटा होता है वो बेसिकली हम रेलिवेंट चीजों को लेते हैं, इररेलेवेंट को इग्नोर करते हैं। इस सवाल में मैं अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो ये जो एडमिन और जर्नल ओवरहेड है ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। इसी तरह कंपनी इनकर्ड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ये भी रेलिवेंट नहीं है। इसका मतलब है 12 लाख प्लस 1,25,000, 13,25,000, क्योंकि वो साइट प्रिपरेशन रेलिवेंट होती है और फ्रेट चार्जेस जो है वो भी रेलिवेंट होते हैं, 1,75,000, यानी ये पूरे 15 लाख रुपए हो गए। पहली रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करेंगे जब आप मॉक सेशन में, अभी हम मौजूद है, लेकिन जब आप पेपर में जाएंगे या मॉक सेशन घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आप देखिए एक फॉर्मेट आपको ऐसा दिया जाएगा। अच्छा, ये बटन आ रहा है सिलेक्ट का, ये जो मैं दोबारा लिखता हूँ सिलेक्ट, यहाँ जो सिलेक्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आप जब यहाँ टिक करेंगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, नॉर्मली पहले जब सिस्टम में सॉल्व करता था तो यहाँ पे क्लिक करने से आता था, अभी मैं चेक कर रहा था आपके सामने तो यहाँ सिलेक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ जो काम की 3 बातें हैं, इनिशियल कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस
और साइट प्रिपरेशन चार्जेस, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, कॉस्ट। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। फिर इसने आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी है अगली कि आपने जो है ना वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है जून 30 2018 और जून 30 2019। अच्छा, जून 30 2018 का यानी वो पहला साल है, क्योंकि आपने जुलाई 2017 में लिए, जुलाई टू जून ईयर है। अच्छा, ऊपर सेकंड पैराग्राफ कह रहा है कंपनी यूजेस यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years with residual value of 265,000. Company has the policy to depreciate non-current asset on straight line basis. Machine was sold on July 1, 2019, 5,25,000. अब यहाँ पे ये जो हमने कॉस्ट निकाली थी 15 लाख रुपए, उस पे से 265 आप क्या करेंगे माइनस और 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ईयरली डेप्रिसिएशन। अब फॉर्मेट सुनिएगा, क्या किसी ने ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है? देखिए मैं यहां लिखता हूं, अभी हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी तो कॉस्ट तो कितनी आ रही थी हमारी 15 लाख रुपए। ये कैसे आएगी, सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आएगा इनिशियल कॉस्ट। क्या आएगा, इनिशियल कॉस्ट। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर आएगी आपकी साइट प्रिपरेशन चार्जेस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वो फ्रेट चार्जेस था या जो भी हैंडलिंग वगैरह चार्जेस, ठीक है। कौन सी चार्जेस थी नेक्स्ट आपकी, यस फ्रेट एंड हैंडलिंग, ठीक है। मैं फ्रेट लिख रहा हूं। अच्छा, इनिशियल कॉस्ट थी 12 लाख रुपए और ये थी 1,25,000 रुपए और ये वहां पे आपने कीबोर्ड से टाइप करना होगा विदाउट कॉमा। और दूसरी बात, ये चीज सिलेक्शन पे आ जाएगी, ऑप्शन सारे आ रहे होंगे। कॉस्ट आ गई 15 लाख। अब ये फॉर्मेट जो है ना, बाद दफा बच्चे इस फॉर्मेट की भी कंपेयर करते, लेकिन मैं नहीं ख्याल करता कि ये कोई मुश्किल फॉर्मेट है। ये आपने 15 लाख रुपए दोनों जगह लिख दी, कॉस्ट तो आपकी 15 लाख ही रहेगी, एम आई राइट। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो 15 लाख माइनस 2,65,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ रहा है जी, 1,23,500। अच्छा, अब देखिए चूंकि स्ट्रेट लाइन है, चूंकि ये कौन सा मेथड है, तो 1,23,500 अनदर 1,23,000। ये मैंने असल में ये कॉलम, ये आप लाइन देखा करें, बच्चे बोलते सर 2 साल में तो डबल हो जाएगा। तो मेरे भाई इस लाइन पे हेडिंग क्या लिखी हुई है, एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हाँ, एक्यूमुलेटेड इसके नीचे वाली लाइन में है, ये क्या है एक्यूमुलेटेड। अच्छा, पहले साल में तो एक्यूमुलेटेड 1,23,000 ही रहेगा, लेकिन 2 साल में एक्यूमुलेट होके 2,67,000। अच्छा, अब इन्होंने बुक वैल्यू भी पूछी है, फॉर्मेट ऐसा दिया हुआ है कि हर ईयर एंड पे आपसे क्या पूछ रहे, तो बच्चे थोड़ा सा शायद इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि हमने नॉर्मली जब हम मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा होता है। तो भाई बुक वैल्यू तो आप किसी भी तारीख को निकाल सकते हैं, इस पे कोई टेंशन थोड़ी है। तो अब आप मुझे बताएं कि आपकी बुक वैल्यू 15 लाख माइनस 1,23,500 और 15 लाख माइनस 2,67,000, जी बताएं कितना है पहले साल जी, 13,67,500 सही है। और ये कितना हो रहा था जी, 247 है, ओके भाई ये 247 है, किसी ने कहा जी, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया होगा, 247 है जी। 12,50,000। क्या यहां तक किसी को फॉर्मेट में कोई मसला है, एनी ऑब्जेक्शन, नो। अब आप देखिए कॉस्ट निकालनी थी, फॉर्मेट दिया हुआ था। मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, जहां कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं रिगार्डिंग फॉर्मेट्स, वही ऑन दी अदर एंड आसानियां भी होंगी, क्योंकि फॉर्मेट्स हैं तो यू हैव टू गिव द आंसर विद इन गिवन फॉर्मेट्स। तो गिवन फॉर्मेट्स में आंसर देना है तो डेफिनेटली आप अपनी तरफ से कुछ ऐड या लेस, जो फॉर्मेट है उसी में आंसर दिया। बस थोड़ा सा फॉर्मेट को समझ ले, थोड़ा सा देखिए समझ में आ जाएगा यार, ये कॉस्ट बोल रहा है तो कॉस्ट तो सेम रहेगी, और ये कह रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन, तो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का।
एक्यूमुलेटेड बोला है तो पहले साल में तो 1 साल हुआ है, 2 साल में कितने साल हो गए, 2 साल का आ गया। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। फिर ये कह रहे हैं हमने बेच दी, हमने ये मशीन अगले दिन बेच दी, यानी अगले दिन से मुराद 2019 जून के बाद जुलाई 2019 आया था, तो कह रहे हैं कि मशीन वॉज सोल्ड ऑन जुलाई 1 2019, जुलाई 1 2019 ये 2 साल इस्तेमाल की, कितने की बेची, 5,25,000। अब इधर देखिए, अब ये यहां पे मैं लिखूंगा कि भाई मेरी जो सेल प्रोसीड्स है, सेल्स प्रोसीड्स वो है 5,25,000, सही है। जबकि मेरी बुक वैल्यू कितनी थी बताए, 13 लाख, नहीं भाई ये देखिए सही लिखता हूं मैं, 12,53,000, 12 लाख। तो ये बुक वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरी बिल्कुल आंसर माइनस में आएगा, 12,53,000 में माइनस कर रहा हूं तो 7 लाख। अच्छा वहां पे आंसर याद रखिएगा ब्रैकेट में नहीं आएगा, वहां ब्रैकेट नहीं लगता ना माइनस का साइन। ये तो लॉस का कॉलम है, मैंने लॉस के कॉलम में लिख दिया, यहाँ मैंने माइनस पे लिख दिया। यहाँ तो सिस्टम नहीं चल रहा, मैं मैनुअल सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन वहां ब्रैकेट का साइन नहीं लगा सकोगे ना माइनस का साइन। लेकिन आपको पता है अगर आंसर माइनस पे आ रहा है तो ये लॉस है। ये आपका सवाल अटेम्प्ट होगी। अगर ये भी सिस्टम में चल रहा होता ना, 5 मिनट लगे मेरे ख्याल मुझे अटेम्प्ट करने में, तो मैं वहां पे अटेम्प्ट करता। और मैंने कई दफा अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सिस्टम चल रहा होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, तो ये चीज अटेम्प्ट की है। और जब मैंने अटेम्प्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल के ये मार्क्स भी आपको शो करता है, तो ये 10 आउट ऑफ 10 दे रहा होता है अगर आपने पूरा सॉल्व किया सही। एक आध गलती करोगे तो 10 में से 0 नहीं देगा, 10 में से 9, 8, 7 कुछ आपको मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमने पहला सवाल अटेम्प्ट किया जो कि हमने डेप्रिसिएशन का मॉक, ये था आपके पास सवाल। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा एज यूजुअल, जो मैं आपको पीडीएफ देता हूं ताकि आप लोग देख सके। तो ये सवाल था और इस सवाल को इस फॉर्मेट पे हमने आंसर दिया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी ऑब्जेक्शन? अच्छा, अब यहां पर प्लीज बी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट। सॉल्यूशन वाला था 1,253,000 कैसे माइनस करना था हमने 1,253,000 1,253। अच्छा ये 1,253 था, ये बाय मिस्टेक मैंने 125 लिखा था भाई, ये सही कर रहा हूँ। 1,253,000 आंसर जी नहीं ऐसा नहीं होगा, 5,25,000 है वो बाय मिस्टेक शायद चीजें थोड़ी सी लिखी सही नहीं गई है। ये 12 लाख 5 लाख भाई देखिए ना, इधर देखिए जवेरिया ऊपर लिखा हुआ था, हमने ये एसेट बेचा कितने का है, 5,25,000। अब आप देखो ना, अब मैं पूरा आपको इनिशियली दफा बता देता हूँ। मैंने इनिशियली एसेट खरीदा कितने का था, 15 लाख। मैंने एसेट कितने का खरीदा था, 15 लाख। पहले साल कितना डेप्रिशिएट किया, 1,23,500। दूसरे साल भी कितना किया, तो पहले साल में बुक वैल्यू 13,76,500, 2 साल बाद की बुक वैल्यू 12,50,000। फॉर्मेट तो क्लियर हो रहा है ना, एनुअल में फॉर द ईयर जा रहा है, एक्यूमुलेटेड अब तक का। 2 साल के बाद बुक वैल्यू 12,53,000, बेचा सिर्फ 5,25,000 का, तो कितना नुकसान हो गया। इज दैट क्लियर नाउ? मैंने लॉस के कॉलम में लिखा, ये भी ख्याल रखना, लॉस आए तो लॉस के कॉलम में लिखना है, गेन आए तो अब माइनस या ब्रैकेट का साइन नहीं लगता। दूसरी बात, एक और अहम चीज स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं ना साइड में एमसीक्यूज लिखा हुआ है फिर एमटीक्यूज लिखा हुआ है, जिस एमटीक्यूज को आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऊपर एक बटन आ रहा होगा किसका, जहरा सुन लो, मोबाइल रख दो। मैंने लास्ट मैंने वर्ड क्या बोला है, नहीं सुना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। फोकस करें, जब आप लोग पढ़ने के लिए आए तो पढ़ने पे फोकस करें, ठीक है। सबमिट का बटन आपने प्रेस करना है, ये ध्यान में रखिएगा। आपने कोई एमसीक्यूज एमटीक्यूज अटेम्प्ट किया और सबमिट का बटन प्रेस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, वो आपका सवाल अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। ऊपर एक बटन आ रहा होता है, अभी मैं देखूंगा शायद किसी एमसीक्यूज में, क्योंकि तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए,
तो स्क्रीनशॉट में तो मैंने सवाल कॉपी किए। ये सवाल जब बिलाल इंटरप्राइजेस से ऊपर जब आप रियल सेशन कर रहे होंगे या घर पे कीजिएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस, सबमिट का बटन होता है, उस बटन को टिक करेंगे। जैसे ही आपने सबमिट करेंगे ना, तो ये एमसीक्यूज जैसे 46 या जो भी मैंने अटेम्प्ट किया होगा ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर अभी अनफिल है ना, जब वहां वो ग्रीन कर देगा, डार्क ग्रीन कलर उसको कर देगा। कौन सा कलर कर देगा मतलब, और नॉर्मली ये आपका जो है ना सम हाउ जो है वो आपका कुछ ऐसा कलर हो जाएगा। देखिए यूं अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला मैंने अटेम्प्ट, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो एमसीक्यूज भी आप अटेम्प्ट करते रहेंगे, सिर्फ अटेम्प्ट नहीं, ऑप्शन टिक नहीं करना। ऑप्शन टिक करने के बाद सबमिट का बटन, जैसे ही सबमिट का बटन दबाया तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आपने ये अटेम्प्ट, और रैंडमली कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पहले एमटीक्यूज या पहले एमसीक्यूज या पहले कोई सा भी एमसीक्यूज। जिस एमसीक्यूज पे टिक करोगे, क्लिक करोगे, वो एमसीक्यूज आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। दूसरी बात, टिक करने के बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार तो गलत टिक हो गया है, तो आपके पास इतना ऑप्शन भी होता है कि आप दोबारा किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट कर दो। क्या कर दो? सबमिट दोबारा कर दो। फिर दोबारा किसी और एमसीक्यूज पे आके दोबारा उसी एमसीक्यूज पे आके देखोगे ना, तो जो आखिर में टिक किया वही आ रहा होगा, यानी आखिर तक आप अपना ऑप्शन चेंज भी। अच्छा, तो ये मैंने एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके दिखाया। तो देखिए फॉर्मेट दिया हुआ होता है, तो जब फॉर्मेट दिया हुआ होता है तो फिर मैं समझता हूँ आपको इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है। Okay students, another important concept, another important question from exams point of view. ये सवाल डेप्रिसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बोलान ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 कोचेस फ्रॉम चिंग यंग कंपनी ऑन Jan 1, 2010 एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 million ईच। 2 million ईच का मतलब 10 कोचेस हो गई आपकी 20 million। कितनी मिलियन की? विद अ सैलरी वैल्यू ऑफ 240,000 ईच। ट्रेड डिस्काउंट 10% वाज गिवन बाय द सेलर। तो 20 मिलियन का 10% होता है 2 मिलियन, वो हम क्या कर देंगे इस पैसे, तो हमारे पास 18 मिलियन आ जाएगी। उसके बाद बोलान ट्रांसपोर्ट कंपनी इंकर्ड एंड पेड द फॉलोइंग। कस्टम ड्यूटी पे की है ऑल कोचेस की 1,70,000 रुपए, ये ऐड हो जाएगी। रिपेंटिंग ऑन कोचेस 10,000 ईच, ये भी ऐड हो जाएगी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे यहाँ। फ्रेट चार्जेस 13,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ईच है, ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कॉस्ट। मैं इसका सॉल्यूशन ऐड कर दूंगा आपको, ठीक है, फाइल जब शेयर करूंगा। दूसरा कह रहे कंपनी की ये एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 10 साल। अच्छा, डेटा देख के लग रहा है कि शायद स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यह स्ट्रेट लाइन नहीं है। कंपनी यूजेस 15% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड टू डेप्रिशिएट ऑल कोचेस। रिटर्न डाउन बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस को। दिसंबर 31, 2012, यानी कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। 2010 पूरा कंप्लीट हुआ, 2011 पूरा कंप्लीट हुआ, 2012 पूरा कंप्लीट हुआ। 3 साल के बाद 5 कोचेस बेचती 6.6 मिलियन में। अच्छा, मैं ये 5 पेपर का ही सवाल है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन, लॉस या गेन की कैलकुलेशन, कॉस्ट की कैलकुलेशन, ये आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। मैं वेबसाइट के आंसर शेयर करूंगा। वेबसाइट पे इन्होंने क्या किया हुआ है, 3 0 ऑमिट किए हुए, ठीक है, 3 0 वो रुपीज इन थाउजेंड समझते हैं आप? तो इस सवाल को जरूर देख लीजिएगा। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, अच्छा, अब इस पे मैं आपको बता दूं, लॉस आएगा तकरीबन 1 मिलियन का लॉस है। 1 मिलियन 50 रुपए है, वैसे तो मुझे अच्छी तरह याद है। 1 मिलियन, सॉरी लॉस नहीं है, मेरा ख्याल है गेन है। बारह मुझे याद नहीं, ये पहले बहुत दफा अटेम्प्ट किया है मैंने, और अभी चूंकि हम तो अभी बहुत सारी चीजें अभी हमने क्विक मॉक सेशन में डिस्कस करनी है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले कई दफा मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ और मुझे हल्का हल्का इसका आंसर याद है। या तो 1 मिलियन, उसने 3 0 ऑमिट किए हैं, उसने 3 0 ऑमिट किए, तो वो 1 मिलियन 50 को क्या लिखेगा, सिर्फ 1000, क्योंकि आगे 3 0 ऑमिट हुए हुए, तो वो 50 रुपए इतना मसला नहीं है। तो ये 1 मिलियन 50 का आई गेस शायद गेन है इसमें, वो आप लोग देख लीजिएगा। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट कैसे आएगी सुन ले।
2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 20 मिलियन, उसका 10% 2 मिलियन होता है, वो माइनस हो जाएगा 18 मिलियन। उस पे 1,70,000 प्लस 10,000 इंटू 10 1,00,000, 13,000 इंटू 10, क्योंकि ये दोनों ईच है वो ऑल है, ठीक है। तो ये तकरीबन बन रहा है, मुझे अच्छी तरह याद है, 18,400,000। कितना? 18 मिलियन। इसके ऊपर 15% लगाओगे, पहले साल का डेप्रिसिएशन, फिर बुक वैल्यू आएगी, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर बुक वैल्यू आएगी, थर्ड ईयर का। लेकिन वो डेप्रिसिएशन कितनी कोच का आ रहा होगा? 10। फिर एक कैलकुलेशन करोगे, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल 3 साल के डेप्रिसिएशन को डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 कोचिस की कॉस्ट अलग आ जाएगी, 5 कोचिस का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग आ जाएगा, तो 5 कोचिस की बुक वैल्यू आ जाएगी। और उसको किससे कंपेयर करोगे? सेल प्रोसीड से। तो वो मेरा ख्याल है आपका, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, आपका गेन आएगा शायद 1 मिलियन अराउंड समथिंग, ठीक है। तो ये सवाल भी आपने करना है। तो हमने आज जो सेशन का सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था हम सबसे पहले किसके ऊपर बात करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब मैं जा रहा हूं बैंक रिकंसिलिएशन पे। ये आज का एक बड़ा अहम पॉइंट है। बैंक रिकंसिलिएशन बेसिकली हमने टॉपिक पढ़ा, और उस पे हमने ड्यूरिंग जब हमने पढ़ा था, तो उस पे हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसपे हम 2 बैलेंस होते थे नॉर्मली, एक कैश बुक का होता था और एक बैंक स्टेटमेंट का। दोनों अनएडजस्टेड बैलेंस होते थे, और उस पर एडजस्टमेंट करते हुए हम उसके एडजस्टेड बैलेंस को कैलकुलेट करते थे। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो लेट मी चेक समथिंग के मैंने आप लोगों को एक वो सवाल था जिसमें एक बैलेंस होता है और एक बैलेंस नहीं होता, उस टाइप का करवाया था, कोई सवाल करवाया था? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह शाह भाई। तो इस टाइप का सवाल कि जिसमें एक बैलेंस हो और एक बैलेंस ना हो, तो एक मिनट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन दिस करवाया था? ओके गुड, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना, वेरी गुड। ये सवाल असल में, ये जो आप सवाल देख रहे हैं स्टूडेंट इस वक्त स्क्रीन पे, और मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, ये सवाल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। असल में एग्जामिनर आपसे जो सवाल पूछेगा बैंक रिकंसिलिएशन का, एक तो वो एमसीक्यूज में पूछता है, दूसरा एमसीक्यूज में भी आता है। तो एमसीक्यूज में ये वाली लॉजिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक आध एमसीक्यूज आपसे डिस्कस भी करूंगा आज के एमसीक्यूज के सेशन में, तो ये लॉजिक आपको बड़ी काम आएगी। दूसरी बात, हमने ये ड्यूरिंग सेशन जब पढ़ा था, देखिए टॉपिक, तो हमारे पर नॉर्मल सवाल होते थे, 2 बैलेंस है, नीचे एडजस्टमेंट है, तो हम इनको जब अटेम्प्ट करते थे तो हमारा आखिर में बैलेंस क्या आ जाता था? बराबर। याद है सारे सवाल आपको? ठीक है। अब मैं अगर मॉक की बात करूं, जो इस वक्त मॉक आपको गिवन है, मॉक जब आप रीज्वाइन करते हो, एक दफा लॉगिन होने के बाद दोबारा री लॉगिन होते हो, तो आपके एमटीक्यूज के फ्लेवर चेंज होते हैं। तो उन फ्लेवर में 2 एमटीक्यूज हैं रिगार्डिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन। एक तो इसी फॉर्मेट पे, वो तो बहुत आसान है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं सवाल आपको दिखा रहा हूं, वो सवाल मैं अटैच जरूर कर दूंगा आज की पीडीएफ में, लेकिन वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, मतलब कुछ भी नहीं है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, उसके बाद नॉर्मल ट्रांजेक्शन, कोई भी इसमें अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन, और इसका आंसर मुझे याद है, आई गेस 12,000 रुपए आएगा बैलेंस। कितना आएगा? तो ये सवाल आप लोगों ने खुद करना है, ये आज के सेशन का आपका क्या है, होमवर्क। क्या चीज? 12,000 रुपए मुझे याद है, ठीक है, आई रिमेम्बर के इसका जो आंसर था वो आई गेस 12,000 रुपए था। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो अगला पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि, हाँ अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट, नहीं ब्रेक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी ये डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन का सवाल भी एमटीक्यूज में आता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
अच्छा, पॉइंट ये था स्टूडेंट के, सॉरी कॉल आ रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि बैंक रिकंसिलिएशन इस टाइप का सवाल तो बड़ा आसान होता है, और ऐसे तो हमने बहुत सारे सवाल अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग जो है वो सेशन किए थे, लेकिन पेपर में स्टूडेंट जो सवाल नॉर्मली आता है ना, वो काफी इस टॉपिक का सबसे ज्यादा टिपिकल होता है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा, आपने घबराना नहीं है। 10 नंबर पे पेपर बेस नहीं करता, पेपर आपका 100 नंबर का होता है। वो 10 नंबर भी आप कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूं कि किस टाइप का सवाल आता है। देखिए, एक सवाल ये भी मॉक में मौजूद है। अब ये जरा सवाल देखिएगा, सवाल ये मुश्किल नहीं है, इस सवाल में आपको बहुत कुछ सिखाना है। तो मैं सबसे कहूंगा, स्पेशली जो बहुत सीरियस है अपनी स्टडीज के साथ और जो पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं, 2 बच्चे जो सीरियस है स्टडीज के साथ, जो पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए ये सवाल समझना बहुत जरूरी है। ये सवाल मॉक का है, ये मॉक में मौजूद है सवाल। आरिफ द अकाउंटेंट ऑफ शारिक लिमिटेड प्रीपेयर इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट शोड, सॉरी बैलेंस एज पर कैश बुक शोड 70,000 रुपए, वाइल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 41,500। अच्छा, अभी आपको सवाल देखने में तो मेरा ख्याल है कोई परेशानी नहीं हो रही है। 2 बैलेंस है एज यूजुअल, नीचे लिखा हुआ भी क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन, और फिर वो कह रहे हैं कि अनप्रेजेंटेड चेक आपको पता है लेस हो जाते हैं, फिर लिखा हुआ है कस्टमर ने डायरेक्ट जमा करवा दिए ऐड हो जाते हैं, एक चेक 15,500 बैंक में क्लियर नहीं हुआ, अनक्लियर बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट इनकम आई है कैश बुक में ऐड हो जाएगी, बैंक चार्जेस है कैश बुक से लेस हो जाएंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर है कैश बुक से लेस हो जाएगा, चेक आपका रिटर्न आ गया है कैश बुक से लेस हो जाएगा। तो ये तो आप बोलोगे सर कुल्लू आसान, तो वाकई में कुल्लू आसान, सवाल देखने में कोई परेशानी, फॉर्मेट इज वेरी टेक्निकल। अच्छा, मैंने अभी जो डिस्कस किया वो कौन से फॉर्मेट से किया आपसे, नॉर्मली 2 कॉलम। अच्छा, ये सवाल मैंने अटेम्प्ट किया है सिंपल फॉर्मेट से। ये देखें, मैंने ये सवाल अटेम्प्ट किया और ये मैं स्क्रीन पे आपके सामने रखता हूँ। ये वही सवाल है शारिक का, वही सवाल है शारिक वाला, ये मैंने सवाल यहाँ कॉपी कर लिया था। अच्छा, ये इत्तेफाक से पिछली अटेम्प्ट में पढ़ाते हुए कुछ चीजें मैंने सेव की थी, वो भी आपके सामने मैंने उस लैपटॉप से यहाँ कुछ डेटा ट्रांसफर किया है। तो अब आप ये देखिए, इस सवाल को मैंने नॉर्मल फॉर्मेट से, देखिए अनप्रेजेंटेड लेस हुए, अनक्लियर ऐड हुए, बाकी सब यहाँ का था, डायरेक्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम, बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर, बैलेंस बराबर आ गया। कितनी अमाउंट पे बैलेंस बराबर आ गया, 51,500। अब आप मुझे एक बात बताएं, पैटर्न ऐसा दिया जाए तो आप तो बड़े खुश हो जाएंगे, फिर तो ये सवाल हो भी जाएगा, लेकिन वहां जो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न होता है बड़ा टेक्निकल, वो पैटर्न होता है बहुत ज्यादा आपका टेक्निकल। अब वो पैटर्न वहां पे क्या है, वो पैटर्न आप देखिए, ये है, सवाल देखिए तो आप खुश हो गए, यार ये तो बड़ा आसान है। अब इसका पैटर्न देखिए, ये पैटर्न दिया हुआ है वहां पे, दिस इज द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। ये लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, अब ये 3 चीजें यहां पर आएंगी, ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी है, और ये डी है, और ये सी माइनस डी है। अब इस पे आपको रख के आंसर देना है। नाउ हाउ टू गिव द आंसर, लेट मी चेक। अगर मैंने इसको यहाँ पे अटेम्प्ट तो किया था, अगर सेव किया हुआ है तो मैं आपको, वरना मुझे, यस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको इस पैटर्न पे भी अटेम्प्ट किया है। अब आप देखिए मैं आपको प्रूफ कैसे करता हूं, इधर देखिएगा, ये वही पैटर्न है जो ऊपर दिया हुआ था ABCD वाला, लुक एट दिस, है ABCD वाला पैटर्न। एक मिनट रुक जाए, ये जरा मैं इसको सिंगल पेज पे ले आऊं, वो कहां से आता है, वो फुल स्क्रीन और फिट पेज और सिंगल पेज, मुझे तो नेक्स्ट पेज चाहिए इसका। एक मिनट, असल में ये इतना क्लियर ज्यादा विजिबल नहीं है ना आपके लिए। अच्छा, पहले ये देखिए, फॉर्मेट नजर आ रहा है, इस फॉर्मेट पे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर, फिर 3 चीजें हैं, और उसके बाद कह रही है टोटल आएगा, सब टोटल। ये पता है ये 3 चीजें ना, ये आई मीन टू से दिस दिस दिस,
इसका एक टोटल यहाँ आ जाएगा। इसको इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, इसको क्या नाम दिया हुआ है, तो a प्लस बी इक्वल टू सी, और ये सब जो है ना उनको नाम दिया है d, और फिर c माइनस डी इज इक्वल टू दिस। अब ये फॉर्मेट जब आप देखेंगे ना वहां, तो आप बोलेंगे सर ये तो मतलब बड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है, एंड हाउ टू गिव द आंसर रिगार्डिंग दिस फॉर्मेट। तो देखिए आपने इसमें सबसे पहले तो एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि एक बनाइए, मैं जरा फाइल जरा, ओके इट्स बेटर नाउ। और वो जो फाइल थी वो मेरी ओपन कर देता हूं, आई थिंक दिस वन। ये पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको बड़ी गौर से आपने समझना है। ये फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, मैंने इस फॉर्मेट पे भी अटेम्प्ट करके बच्चों को बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट। पहले आपको ना सवाल क्लियर होना चाहिए। सवाल क्लियर होने से क्या मुराद है, जो सवाल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिएगा जरा, ये सवाल, इस सवाल को अगर आप पहले चेक कर लें ताकि मैं वहां अटेम्प्ट करूंगा तो आसानी होगी। इसमें 2 ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट की है। कितनी ट्रांजेक्शन, अनक्लियर चेक, अनप्रेजेंटेड चेक। बाकी जो है वो इंटरेस्ट इनकम, डायरेक्ट डिपॉजिट, बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर, डिसऑनर चेक। 5 ट्रांजेक्शन कहाँ की है, कैश बुक की। मैं आपको वही पीडीएफ शेयर कर रहा हूं जिसको मैंने, जहां पे मैंने ये अटेम्प्ट किया था। और अब इधर आ जाए, लुक एट दिस। ये बेसिकली पहले मैंने इस सवाल को नॉर्मल अटेम्प्ट किया, देखिएगा जरा स्टूडेंट, नॉर्मल अटेम्प्ट किया, हमारा बैलेंस कितना आ गया 51,000। अब ये रिवर्स कैलकुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी कैश बुक की मदद से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना, कैश बुक की मदद से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना। अब इन्होंने आपको यहाँ पे ये जो ऊपर सबसे पहली लाइन लिखकर दी है, वेरी फर्स्ट लाइन में क्या लिख के दिया जरा मुझे बताएं। वेरी फर्स्ट लाइन में, एक मिनट, ये फॉर्मेट है इनका, ये एग्जाम वाला फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या हेडिंग दी, ये जो कैश बुक का बैलेंस है ना 70,000, ये सवाल में मौजूद है, अभी नोट किया था आपने। इधर देखिए कैश बुक का बैलेंस, सवाल ये रहा, कितना बैलेंस है। अब ये कह रहे हैं कैश बुक के बैलेंस को बेस बनाओ और उससे निकालो आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा अब ये बताओ, अब 2 बातें रिवर्स कर दी यहाँ। कितनी बातें, क्योंकि आपकी बुक से अनप्रेजेंटेड चेक क्या हो चुके हैं, माइनस। क्या हो चुके हैं, माइनस। और आपकी बुक में अनक्लियर चेक क्या हो चुके हैं, ऐड। वो अब तक बैंक स्टेटमेंट पे हुए, तो आप भी रिवर्स करो अपने पास। क्या करो, ये रिवर्सल मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी चीजें, ये जो a प्लस बी था ना, बेसिकली ये b था, ये क्या था, और ये क्या था, a के अंदर b को क्या करना है। तो इसका मतलब है यहाँ तीनों ऐड वाले लूंगा, यहाँ तीनों। डायरेक्ट डिपॉजिट आप बोलोगे सर बात समझ में आ गई, पैसे बैंक में हमने ऐड कर लिए। इंटरेस्ट इनकम, उल्लू हराम अल्लाह सबको बचाए, लेकिन सर वो बैंक में अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम आई तो हमने भी ऐड। लेकिन सर ये अनप्रेजेंटेड चेक आप ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक मेरी बुक से क्या हो चुका है, लेकिन अभी कहां से माइनस नहीं हुआ, तो मैं अपने दोबारा ऐड कर रहा हूं ताकि मुझे बैंक का बैलेंस पता चले। किसका बैलेंस, क्योंकि याद रखें ये जो फॉर्मेट है ना, ये देखिए फॉर्मेट दिखाता हूं आपको, ब्लैंक फॉर्मेट जिसमें कुछ सॉल्व नहीं हुआ हुआ। लुक एट दिस, ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट पे आपने स्टार्ट कहां से करना है, बैलेंस एज पर, और आखिर में आंसर क्या लाना है, यानी आपका जो आखिर में आंसर आए ना, वो आंसर ये वाला अमाउंट है। वेरी गुड, आंसर क्या है, इसका मतलब है जो कुछ बैंक में नहीं हुआ हमारे पास हुआ, उसको क्या कर दो, रिवर्स, और जो बैंक ने हमारे ब्याज पे रिकॉर्ड किया वो अपने पास रिकॉर्ड कर लो। अब अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मेट मैंने क्या किया, अनप्रेजेंटेड मेरे पास से क्या हो चुके थे, मैंने कर लिए दोबारा ऐड, क्योंकि वो बैंक से माइनस हुए। मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम आ गई, मैंने भी ऐड करनी है। मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ गए, मैंने भी ये तीनों ऐड किया, तो इनका टोटल कितना आ गया, 23,000। अब इन दोनों को ऐड किया तो 93,000। अब मुझे सी के अंदर जितनी भी अमाउंट आएगी उसको बी में से क्या करना है, माइनस, सॉरी सी तो आ गया, सॉरी सी तो आ गया। अब ये डी है, ये कैलकुलेशन किसकी है, डी का जो टोटल है वो सी में से क्या करना है, यानी अब मेरे अकाउंट से जो कुछ बैंक ने माइनस किया वो मैं भी माइनस कर दूं।
लेकिन एक चीज मैंने ऐड की है जो अब तक बैंक में ऐड नहीं हुए। कौन से चेक होते हैं? अनक्लियर चेक। कौन से चेक होते हैं? वो मुझे दोबारा अपने पास क्या करने पड़ेंगे? अपने पास से माइनस। तो ये देखो सी वाला जो कॉलम है ना, ये नीचे कौन सा, ये जो हम क्या कहते हैं डी वाला कॉलम कर रहे हैं, बैंक लॉजमेंट नॉट ऑन स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक लॉजमेंट? अनक्लियर चेक, ये लेस करने के कॉलम में ले जा रहा हूं। बैंक चार्जेस लेस, स्टैंडिंग ऑर्डर लेस, डिसऑनर चेक लेस, इन सबको प्लस किया, ये ऊपर जो आंसर था उसमें से क्या कर दिया? माइनस। अब आप देखो खुद पर खुद ही आंसर क्या आ गया, 41,000। आ रही है बात समझ में? यानी कि हमने कौन से बैलेंस को बेस बना के स्टार्ट किया? भाई ये फॉर्मेट दिया हुआ भाई, हम इस फॉर्मेट को चेंज। इसने कहा कि सबसे पहले आपने किसका बैलेंस लिखना है? सवाल में देखिए कैश बुक का बैलेंस लिख दिया। अब कैश बुक के बैलेंस से किसके बैलेंस को प्रूफ करने जा रहा हूं? तो भाई जो चीज आपने माइनस की अगर बैंक से माइनस नहीं हुई है आप ऐड करो, वो अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं। जो आपने ऐड किए बैंक ने ऐड नहीं की उसको आप दोबारा, वो कौन से चेक? अनक्लियर चेक। तो मेरे भाई ये जो पहली चीज ए है, बी वाले पॉइंट सारे ए में हम क्या करने जा रहे हैं? ऐड। बी वाले पॉइंट क्या करने जा रहे हैं? तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा? सी। अब सी में से हम एक डी कैलकुलेशन करेंगे जिसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास यस। अब आई बात समझ में? अब एक मेरी बात सुने, कैश बुक के बैलेंस पे बैंक ने जो कुछ प्लस किया वो हम सब प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक ने क्या प्लस किया? इंटरेस्ट इनकम, हम भी प्लस कर रहे हैं। बैंक ने क्या प्लस किया? डायरेक्ट डिपॉजिट, हम भी प्लस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कहां से माइनस हो गई है? कैश बुक से। कहां से माइनस नहीं हुई है? कौन सा चेक है? उसको हम दोबारा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी बैंक से माइनस ही नहीं हो रहा। मैं आपको मिसाल दूं, बैंक में आ रहा है 1 लाख, मैं कह रहा हूं 80,000। मैं कितना कह रहा हूं? बैंक बोला नहीं आपके अकाउंट में कितना है, क्योंकि मैंने 20,000 का चेक शाहनवाज को दिया है। शाहनवाज ने वो चेक अब तक बैंक में जाके प्रेजेंट। तो फिर मुझे अगर बैंक का बैलेंस और अपने बैलेंस को सेम रखना है, मुझे अपने बैलेंस से किसका बैलेंस पता करना है? तो मैं जो माइनस कर चुका उसको दोबारा क्या कर लूंगा? ऐड। ये रिवर्स कैलकुलेशन है ना। दो चीजें आप ध्यान में रखें खास तौर पे। अनप्रेजेंटेड चेक आप क्या कर चुके थे, उसको दोबारा क्या कर लो? अनक्लियर चेक आप क्या कर चुके थे, उसको कौन सी लिस्ट में ले जाओ? इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर यहां पे आपको स्टेटमेंट पे जो फॉर्मेट एग्जाम वालों का है जो वेबसाइट पे है, इधर देखिएगा, अगर मैं कहूं ये वाली सारी चीजें, ये तो ए है, ये वाली सारी चीजें क्या हो रही हैं उसमें? वेरी गुड, ये सब चीजें ऐड हो रही हैं, सही है। और इसको पूरे को नाम दिया हुआ है बी, तो ये ए है और ये बी का टोटल होगा। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? सी। अब ये सारी चीजें क्या होगी यहां से? लेस। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है? डी। तो सी आपके पास ए प्लस बी आया था, तो सी में से आपने डी को माइनस किया तो ई आ गया। अब कोई नई चीज, आप मुझे बताओ, बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस किए। अब मैंने ऊपर वाला कॉलम किसका लिखा है? कैश बुक के हवाले से। ऊपर वाला कॉलम ऐड का, नीचे वाला कॉलम। अब मुझे ये बताओ जो मैंने सॉल्व किया है, खवातीन और हजरात इधर देखिएगा, लुक एट दिस। भाई पहली सिर्फ इसको छोड़ दो, चलो अनप्रेजेंटेड को छोड़ दो। डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब बैंक में पैसे ऐड किया है मैंने। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम का मतलब बैंक में इनकम मैंने ऐड की है। अब नीचे लेस वाले पे आओ, चार चीजें हैं। बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने माइनस किए, मैंने भी माइनस किए। स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक ने मेरे ऑर्डर पे पे किया, डायरेक्ट पेमेंट किया जो भी था। चेक दिस ऑर्डर, बैंक ने माइनस किया, हमने भी। सिर्फ दो चीजें जो हम कहां जाके एडजस्ट करवाते थे, बैंक स्टेटमेंट पे। लेकिन अब मुझे बैंक स्टेटमेंट का तो बैलेंस पता करना है, तो मेरे पास जो माइनस हुआ बैंक से माइनस नहीं हुआ, मैं ऐड कर लूं। मैंने जो ऐड किया बैंक ने ऐड नहीं किया उसको, बस। यानी अनक्लियर को माइनस की लिस्ट में ले जाऊं। और मैं आपको ये बात बता दूं, आपने जितने भी सवाल किए घर जाके अगर आप दोबारा करो ना, दो कॉलम से भी जितना भी अनप्रेजेंटेड है कहां से माइनस करवाया है, उस सबको दोबारा ऐड क्या करवा लो? कैश बुक के कॉलम में। और जितना भी अनक्लियर है वो वहां पे क्या करवाया? ऐड। कैश बुक से क्या करवा दो, आपके बैलेंस सेम आएंगे। चेक कर लेना किसी भी सवाल में जाके। आ गई बात समझ में? तो भाई ये भी वन ऑफ द कॉन्सेप्ट होता है, और ये कॉन्सेप्ट पेपर में वो पूछता है। ये कॉन्सेप्ट वो पेपर में
पूछता है। और ये फॉर्मेट उसने फिर आपको, ये मैंने कहा था ना, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी एग्जाम में जाके कि भाई आपने जो मॉक में तो ये इतना आसान दिया हुआ है, बच्चे कर लेते हैं, वहां जाके बच्चे फंस जाते हैं। वो बोलते ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू डी। तो भाई अब बात ये है, ओके स्टूडेंट्स, तो बात ये हो रही थी कि ये स्टेप का फॉर्मेट जो है ना पेपर में आ जाता है। तो अब ये इन्होंने हमें मॉक में दिया हुआ है, ये मॉक में प्रैक्टिस के लिए, ताकि बच्चे ऐसे सवालात की भी प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि मॉक में उनको कुछ चीजें थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि एक्चुअल पेपर, जरूरी नहीं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्ट्रेट आ जाए, दो बैलेंस और आप बैलेंस कर दें, हो सकता है क्या पता किसी का नसीब हो ऐसा भी आता हो। लेकिन जो स्टूडेंट फीडबैक आता है उसमें ये कि स्टेप की मुझे लगता है कि लॉजिक वो पूछता है, यानी वो ए प्लस बी। अच्छा, अब इसमें जो है ना एक सवाल मेरे पास मैंने और भी आप लोगों के लिए निकाला है कि वो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा सवाल है, उसी हम पैटर्न पे इसको देखें। तो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसको आपने बड़ी एहतियात से समझना है। और एक सवाल मैं स्क्रीन पे आपके सामने रख रहा हूँ स्टूडेंट, ये सवाल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और ये सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये बस इतना सा सवाल है, बस दिस, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा स्टूडेंट, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ये सवाल मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सवाल आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं ये सवाल मुश्किल नहीं है। सवाल में लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ शहबाज ट्रेडर्स रिसीव इट्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव, ये बैलेंस है किसका, बैंक स्टेटमेंट का। और कहते हैं which did not agree with the balance in the cash book while the bank statement disclose a balance। अच्छा, अब ये कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज अ बैलेंस, हालांकि ऊपर जो बैलेंस दिया हुआ वो किसका दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का। तो ये शायद बाय मिस्टेक है, ये बैलेंस किसका होगा आपका, दूसरा वाला। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ दो कॉलम बनाए, कैश बुक का ये बैलेंस रख दिया, बैंक स्टेटमेंट का ये बैलेंस। मैंने इसको नॉर्मल अटेम्प्ट किया पहले, फिर मैंने इसको सोचा कि यार बच्चे कहते हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट से आता है, तो हम उसको उस फॉर्मेट पे भी देख लेंगे, लेकिन पहले कम से कम नॉर्मल पैटर्न से तो देखें कि नॉर्मल पैटर्न से कैसे आता है। नॉर्मल पैटर्न से तो ये मैंने अटेम्प्ट किया, और ये देख रहे हैं आप नाजरीन, ये आखिर में 3,21,200 रुपए क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये इसमें मैं आपको देखिए पूरी टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि अभी फिर आप लोगों को ब्रेक भी थोड़ा सा चाहिए। आप ये सवाल घर जाके पढ़िएगा जरूर जरूर और जरूर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो अनक्लियर चेक मैंने क्या किए हुए, ऐड नॉर्मल जो तरीका है नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद बैंक चार्जेस माइनस, चेक रिटर्न माइनस, एनुअल सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन में आपको बता देता हूँ उसमें लॉजिक क्या है। वो 10,000 रुपए का चेक दिया था कैशियर को, उसको कहा था ये मेरे जो है ना पर्सनल अकाउंट में जमा करवाना, ऑनर ने कहा था ये मेरे पर्सनल अकाउंट में जमा, गलती से अकाउंटेंट ने बिजनेस के अकाउंट में जमा करवा दी। अब बिजनेस के अकाउंट में पैसा पर्सनल से आ जाए तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, क्या होती है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट, बेसिकली इसमें दो अमाउंट थी, ये दोनों को मैंने प्लस कर दी, ठीक है। हायर परचेज पेमेंट में ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पे खरीदना। किस पे खरीदना, आपने इंस्टॉलमेंट पे एक प्रोडक्ट खरीदी थी और 3 महीने हो गए, आपने बैंक को कहा था मेरे अकाउंट से हर महीने 2600 रुपए, और 3 महीने गुजर गए, आपने अब तक कोई पेमेंट रिकॉर्ड, बैंक कितनी मतलब पेमेंट कर चुका होगा, मैंने माइनस कर दी, गॉट इट। उसके बाद जो है ना एक ट्रांजेक्शन 2 मरतबा रिकॉर्ड हो गई थी, उसको क्या कर दिया, माइनस। और अनप्रेजेंटेड चेक कहां से लेस होते हैं। और एक आखिरी में ट्रांजेक्शन है, वो 20,000 रुपए आपने लेने थे, उस पे आपने 2.5% डिस्काउंट दिया था, गलती से आपने पूरे 20,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिए, हालांकि आपको 20,000 नहीं मिले होंगे, 2.5% माइनस होने के, तो वो 2.5% गलत रिकॉर्ड हुआ, उसको माइनस कर दो। तो ये सवाल देखिए वैसे तो अटेम्प्ट हो गया, सवाल देखने में आपको बड़ा सवाल लग रहा था, लेकिन वो सवाल बेसिकली सिर्फ सवाल था। ये देखिए ये सवाल, ये देखिए आखिर में 20,000 वाली ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन यहाँ मौजूद है। नॉर्मल अटेम्प्ट किया मैंने, हो गया है 2-3 टेक्निकल, लेकिन आप पढ़ेंगे हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ये नॉर्मल। लेकिन एक बच्चा जो है ना वो उसने ज्यादा दिमाग लगाया, उसने बोला कि सर ये पेपर में तो अगर आप बोलना इस तरीके से भी आ सकता है, तो उसने ना उस तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। अब उस बच्चे ने क्या किया, उसकी अपनी हैंड राइटिंग का मैं ये सोल्यूशन आपको अटैच कर दूंगा, थोड़ा सा भी ब्लर हो रहा है लेकिन आप समझ लें। ये कैश बैलेंस वो जो 297,200 था, ये कौन सा वाला बैलेंस, कैश बुक वाला बैलेंस, ये वाला। अभी हमने नहीं किया था कैश बुक के बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को, यानी अब ये बच्चा क्या करेगा, बच्चा बेसिकली ये कहने जा रहा है कि इस कैश बुक के बैलेंस को बेस बनाकर कौन से बैलेंस को वेरीफाई करेगा। पिछले सवाल में हमने यही किया था शारीरिक वाले में,
हालांकि सवाल में कैश बुक का बैलेंस भी है शारिक में, बैंक स्टेटमेंट का भी है, लेकिन रिवर्स जाते हुए हमने उसको वेरीफाई किया, आंसर सेम आया। लेकिन जब 2 कॉलम लेके चले तो आखिर में टोटल तो आया, लेकिन वो आंसर कुछ और होता है। ठीक है, अच्छा अब उस बच्चे ने क्या किया, उसने कहा सर आप अभी हमें पढ़ाते थे, आप बोलते थे जो अनप्रेजेंटेड चेक लेस होगा उसको ऐड करो, उसने ऐड कर दिया। देखिए ऐड कर दिया, और बाकी जो चीजें बैंक में आई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई, वो तो ऐड करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट वो भी ऐड करेंगे। तो सर इसको मैंने बोल दिया बी, बच्चे ने इसको क्या बोल दिया, और ए प्लस बी बोल के ये आ गया, फिर बच्चे सी आ गया, फिर बच्चे ने बोला सर अब मुझे डी निकालना था। तो जो जो चीजें बैंक से क्या हुई है अनक्लियर, तो मैंने ऐड किए थे लेकिन वो भी बैंक में ऐड हुए, तो वो मैं दोबारा माइनस करूंगा। बाकी बच्चा बोल रहा है बैंक चार्जेस माइनस करूंगा, चेक डिसऑनर हुआ माइनस करूंगा, बैंक ने मेरी सब्सक्रिप्शन पे की माइनस करूंगा, बैंक ने मेरे वो हायर परचेज की पेमेंट की 3 महीनों की वो लेस करूंगा, बैंक में गलती से कुछ पैसे कैश बुक में 2 मरतबा ऐड हो गए थे वो लेस करूंगा, चेक डिसऑनर हुआ, सॉरी डिस्काउंट दिया था मैंने, वो गलती से 20,000 पूरे लिख दिए थे, मेरे पास 20,000 नहीं आए थे, 500 गलत लिखे थे, वो लेस करूंगा। बच्चे ने ये सब क्यों, माय गॉड, बच्चे का आंसर क्या आ गया 739,200। और सवाल में जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो यही तो है, क्या बैलेंस था बैंक स्टेटमेंट का 739,200, हालांकि मौजूद इन द सवाल। इज दैट क्लियर? अच्छा ये बच्चा था थोड़ा होशियार, माशाल्लाह अच्छा बच्चा ही है, इसने ये अटेम्प्ट किया है, और नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी बच्चे ने किया है, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर भी काफी, मेरा ख्याल है अब तक मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का कोई पेपर रुका नहीं है। ठीक है, और उस बच्चे ने क्या किया, उसने बोला सर इसको मैं और भी रिवर्स करता हूँ। अब उसने बैलेंस किसको बनाया, बेस बैंक स्टेटमेंट को किसको बनाया, और वहां चीजें रिवर्स करते हुए किसका बैलेंस प्रूफ किया, कैश बुक का। तो ये लॉजिक भी अप्लाई होगी। तो आपको ये सॉल्यूशन में सारे भेज दूंगा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। तो ये हमने स्टूडेंट्स किसके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस की, किसके हवाले से बात की, बैंक रिकंसिलिएशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्क्रीन पे चलता हूँ, जहां से हम पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया हुआ था डेप्रिसिएशन हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन। अच्छा अब मैं आपको बताऊं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मैं हकीकत बता रहा हूं, मैंने डेप्रिसिएशन में कितने मिनट लगाए थे मार्क्स सॉल्व करने में, 5। आप टाइम नोट करना इंशाल्लाह। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मार्क 5 से 7 मिनट का है। ट्रायल बैलेंस में सॉल्व नहीं करूंगा, फॉर्मेट है वो मैं पहले करवा चुका हूँ क्लास में, एडजस्टमेंट भी फॉर्मेट समझाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के फॉर्मेट। तो अब ये एमसीक्यू पे मुझे, एमटीक्यू पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अब टाइम किस पे लगेगा मुझे, तो मैं छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, जाइएगा नहीं, 1 मिनट।